इतिहास का एक ऐसा राजा जिसने सिंहासन पाने के लिए अपने ही इतिहास की यात्रा में स्वागत है आपका। जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसे साम्राज्य की जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था और विस्तार की नीतियों ने स्वर्णिम भारतीय इतिहास को आकार दिया। छठी शताब्दी ईसा पूर्व एक विनम्र शुरुआत से एक शक्तिशाली साम्राज्य बनने की कहानी। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम बात करने वाले हैं हरेंग वंश की। हरेंग राजवंश 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक मगध महाजनपद पर राज करने वाला एक प्राचीन भारतीय राजवंश था। इस समय भारतीय उपमहाद्वीप 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और इन्हीं में से एक शक्तिशाली महाजनपद था मगध। मगध आज का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, नेपाल और बंगाल तक फैला हुआ था और इस मगध महाजनपद पर राज था हरेंग राजवंश का। बिंबिसार को हरेंग राजवंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वो एक बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी राजा था। बिंबिसार ने अपनी विस्तारवादी नीति से मगध महाजनपद की सीमाओं का विस्तार किया। साथ ही बिंबिसार को उनकी सुव्यवस्थित प्रशासनिक नीतियों के लिए भी जाना जाता है। बिंबिसार युद्ध नीति, राजनीति और धर्म की महाज्ञानी थे। बिंबिसार का जन्म लगभग 598 ईसा पूर्व में हुआ। अपने बचपन के दौरान बिंबिसार ने अपने पिता को अंग के राजा बृहद्रथ के खिलाफ विफल सैन्य अभियान चलाते देखा, जिसमें बृहद्रथ ने बिंबिसार के पिता को हरा दिया। इसलिए बिंबिसार जब मगध की सत्ता पर बैठा, उसने सबसे पहले बृहद्रथ से बदला लेने और अंग पर अधिकार करने के लिए सैन्य अभियान किया। बिंबिसार ने युद्ध में अंग को हरा दिया और अंग पर अधिकार कर दिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का राज्यपाल बनाया। बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी राजा था। अब उसने अपनी शक्ति और मगध की सीमाओं को और बढ़ाने के लिए प्रयास किए। उसने कुछ के साथ वैवाहिक संबंध बनाकर तो कुछ से युद्ध करके अपनी सीमाओं का विस्तार किया। इसमें सबसे पहले उसने कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से शादी की, जिससे अब उसे कौशल जैसे शक्तिशाली महाजनपद का समर्थन मिल गया। साथ ही दहेज में प्रसेनजीत ने बिंबिसार को पवित्र शहर वाराणसी भी दिया। हिंदुओं के लिए पवित्र होने के कारण वाराणसी आय का एक अच्छा स्रोत बना। इसके बाद बिंबिसार ने लिच्छवी कुल की राजकुमारी छेलना से शादी की। कुछ समय बाद मध्य पंजाब की मृदु देश की राजकुमारी श्यामा से भी शादी की। इससे बिंबिसार की शक्ति और बढ़ चुकी थी। अब उसने उस समय के सबसे शक्तिशाली राज्य अवंती पर अपनी नजर डाली और अवंती पर सैन्य अभियान किए। दोनों सेनाओं के बीच में कई लड़ाइयाँ हुई। इतनी लड़ाई के बावजूद भी न ही बिंबिसार जीते और न ही अवंती के राजा प्रगोत। एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के कारण जल्दी बिंबिसार ने युद्ध रोक राजा प्रगोत से दोस्ती कर दी। अब दोस्ती के कारण अवंती भी बिंबिसार के पक्ष में आ गया। बिंबिसार ने मगध की शासन व्यवस्था को अच्छे से चलाए रखने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई, जिसमें उन्होंने लगभग 80,000 गांवों में मुखिया नियुक्त किए, जिनका काम कर वसूली करना और गांव की वित्त व्यवस्था को संभालना था। इसके अलावा बिंबिसार ने न्याय व्यवस्था की भी स्थापना की। न्याय व्यवस्था में नियुक्त अधिकारियों को ये अधिकार दिए कि वे अगर शासन व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति अगर अपना काम ठीक से नहीं करता तो वो उसे उसके पद से हटा सकते थे। बिंबिसार ने एक कुशल शासक के रूप में कार्य किया। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने ही पिता की हत्या कर दी, लेकिन क्यों? इतिहास में ऐसे कई राजकुमार हुए हैं जिन्होंने सिंहासन के लिए अपने पिता और भाइयों का रक्त बहाया है, लेकिन अजातशत्रु के बिंबिसार के साथ राजनीतिक मतभेदों के साथ साथ वैचारिक मतभेद भी थे। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन थे और उनके अनुयायी भी थे। वही दूसरी ओर अजातशत्रु देवदत्त का शिष्य था। देवदत्त गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे और उनके शिष्य भी थे। शुरू में देवदत्त एक साधु था, लेकिन बाद में उसने खुद को अन्य भिक्षुओं से अलग कर दिया और महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अजातशत्रु के बिंबिसार को मारने का मुख्य कारण महात्मा बुद्ध के प्रति अजातशत्रु की नफरत थी। दोस्तों, बहुत साहित्यों के अनुसार अजातशत्रु ने बिंबिसार को कैद कर दिया और कौशला देवी के अलावा और किसी को भी बिंबिसार से मिलने की अनुमति नहीं दी। अजातशत्रु बिंबिसार को सीधे नहीं मार सकता था, इसलिए अजातशत्रु बिंबिसार को भूखा मारना चाहता था। लेकिन कौशला देवी मिलने के बहाने बिंबिसार के लिए खाना ले जाती थी। लेकिन कुछ समय बाद अजातशत्रु को इसका पता चल गया और अजातशत्रु ने कौशला देवी के बिंबिसार से मिलने पर रोक लगा दी। जब अजातशत्रु ने देखा कि बिंबिसार की मृत्यु नहीं हो रही है, तो उसने एक नाई को आदेश दिया कि वह अपने चाकू से बिंबिसार के पैरों को छेद दे, फिर उस पर नमक, गरम तेल और खैरा की लकड़ी से बनी आग डाल दे। जब ये किया गया तो बिंबिसार की मृत्यु हो गई।
इस तरह देवदत्त के भड़काने पर बिंबिसार ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। दोस्तों, वही जैन मत के अनुसार अजातशत्रु ने बिंबिसार को कैद किया और कैद में बिंबिसार ने खुद ही आत्महत्या कर दी। बिंबिसार के मरने के दुख में कौशल्या देवी ने भी अपना जीवन त्याग दिया। जल्दी अजातशत्रु को अपनी गलती का एहसास हुआ और पश्चाताप के लिए अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के अनुयायी बन गए। राजा बिंबिसार को मारकर 491 ईसा पूर्व में अजातशत्रु मगध का राजा बना। अजातशत्रु ने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। कौशल्या देवी की मौत से कौशल के राजा प्रसन्नजीत बहुत नाराज हो चुके थे और काशी जनपद पर पुनः अधिकार करने के लिए राजा प्रसन्नजीत ने शक्ति प्रयोग किया। यह देखकर अजातशत्रु भी अपनी सेना लेकर वहां पहुंच गए, जिसके बाद राजा अजातशत्रु और कौशल नरेश प्रसन्नजीत के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में अजातशत्रु ने अपनी शक्ति का लोहा मनवाया और प्रसन्नजीत को हरा उसके साथ संधि कर ली। अब ये कौशल का पूरा क्षेत्र राजा अजातशत्रु के अधीन आ चुका था। इस संधि के तहत कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह राजा अजातशत्रु के साथ कर लिया। यह अजातशत्रु के जीवन का शायद पहला युद्ध था। दोस्तों, जीत किसी भी राजा के उत्साह को दोगुना कर देती है। राजा अजातशत्रु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कौशल सेना को बुरी तरह पराजित करने के बाद अजातशत्रु का हौसला 7वें आसमान पर था। बढ़ती साम्राज्य विस्तार की लालसा ने अजातशत्रु को युद्ध के लिए तैयार किया। वजी 16 महाजनपदों में से एक शक्तिशाली गणराज्य था। 8 गणों वाले वजी संघ को अपने साम्राज्य में मिलाकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने का सपना देख रहा राजा अजातशत्रु के लिए वजी पर हमला करने का ये एक उचित समय था। लेकिन वजी महाजनपद एकजुट था और उनके पास एक विशाल सेना भी थी। अजातशत्रु का मंत्री वत्सकार एक बहुत ही चतुर और कुशल राजनीतिज्ञ था। उसने धीरे धीरे अपने तरीके से वजी के सभी गणों के बीच मतभेद के बीज बोए। उसने लगातार झूठी कहानियां फैलाई और अब उनकी एकता धीरे धीरे टूटने लगी। कई वर्षों के प्रयासों से उसने वजी के 8 गणों में विद्रोह की स्थिति पैदा कर दी, जिससे राज्य छिन्न भिन्न हो गया और सभी गण आपस में ही संघर्ष करने लगे, जिससे वजी की शक्ति कम हो गई। अब कमजोर पड़ते इस राज्य पर अजातशत्रु ने आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच में एक बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिला कंटक नाम के एक हथियार का उपयोग किया, जो एक बड़े आकार का गोलेल यंत्र था, जिसमें बड़े बड़े पत्थरों को उछालकर मारा जाता था। इसके अलावा रथमुशल का भी उपयोग किया गया। रथमुशल में चाकू और धारदार किनारे लगे होते थे। हाँ, तुम लोग सही सोच रहे हो। लाल देव के पास जो रथ था वैसा ही कुछ था रथमुशल। ऐसा कहा जाता है कि अजातशत्रु ने वजी संघ के साथ 16 सालों तक लड़ाई लड़ी। इस खूनी संघर्ष के बाद अजातशत्रु ने वजी की सेना को हरा दिया और वजी पर अधिकार कर दिया। वजी के 8 गणों को स्वतंत्रता चाहिए थी। इसी का फायदा उठाकर राजा अजातशत्रु ने वजी साम्राज्य पर अधिकार कर दिया। वजी को पराजित करने के बाद अजातशत्रु ने मल संघ पर भी अधिकार कर दिया और पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े हिस्से पर भी अधिकार कर दिया। जिस समय अजातशत्रु कौशल के साथ संघर्ष में उलझा हुआ था, उसी समय अवंती का राजा प्रगोत मगध पर आक्रमण की योजना बना रहा था। अजातशत्रु और राजा प्रगोत के बीच सीधा संघर्ष तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की शक्ति को जानते थे। अब अजातशत्रु ने अपनी बेटी पद्मावती का विवाह राजा प्रगोत के मित्र वत्सराज उदयन के साथ कर दिया, जिससे अजातशत्रु ने वत्स को अपना मित्र बना दिया और अब उदयन मगध के खिलाफ प्रगोत की सहायता नहीं कर सकता था। उदयन अब दोनों राज्यों मगध और अवंती के बीच एक सुलहकार बन गया। इस प्रकार अजातशत्रु ने अपनी नीतियों से मगध को एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। जिस प्रकार राजा अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, उसी प्रकार उनके पुत्र उदयनी ने 461 ईसा पूर्व में उनकी हत्या कर दी। राजा उदयनी शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था। वह अपने पिता की तरह ही वीर और विस्तारवादी नीति का पालक था। उदयनी ने ही पहली बार पाटलिपुत्र में मगध की राजधानी स्थापित की। 445 ईसा पूर्व तक उदयनी ने राज किया और उनके बाद अनिरुद्ध, मुंडा, दर्शक और नागदर्शक ने राज किया। उदयनी हर्यंक राज का आखिरी योग्य शासक था। हर्यंक राजवंश का आखिरी राजा राजा नागदर्शक था। वो बहुत ही विलासी और निर्बल राजा था। राजवंश में भी सत्ता के लिए भारी रक्तपात हो रहा था, जिससे प्रजा में असंतोष फैल गया और प्रजा ने राज विद्रोह कर नागदर्शक को मार दिया और इस तरह 412 ईसा पूर्व में हर्यंक राजवंश का अंत हो गया।